जब घर पे आप लोग पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि ये केमिस्ट्री कैसे समझ में आएगी, और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया। आप जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को देख के एक बार आपको लगता है कि हाँ कोई खास बात नहीं आ रहा है, ये तो पढ़ा हुआ है। और जब आप क्वेश्चन करके कॉपी सबमिट करते हैं और उसके बाद में जब आपको बताया तो आपने ये गलती कर दी, तो आप खुद ये मानते हैं कि हाँ ये गलती हमसे हो गई, जबकि ये हमें आ रहा था। हमारे गुरुजी थे नथमजीधर। हमें, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हम एक ऐसे टीचर से पढ़े, उस समय 9th में ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता था। 9th भी हम लोगों ने साइंस ली, और हम एक ऐसे टीचर से पढ़े जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए, नथमजीधर से। उनकी एक बात मुझे याद आती है, वो हमेशा कहते थे कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो का अर्थ ये था कि आपको ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। सक्सेस होने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जितना भी पढ़ते हैं वो आपको याद होना चाहिए या वो पूरा समझ में आना चाहिए। इसलिए आज से ये एक और आप अभ्यास करें कि हम जितना पढ़ें वो ठोस पढ़ें। तब आपको लगेगा कि हाँ हमें अब ज़्यादा याद हो रहा है या ज़्यादा समझ में आ रहा है। जैसे कल के क्लास में अंत में हमने फिनोल की बात हम कर रहे थे, ध्यान में ना, फिनोल जो बेंजीन वाला। और मैंने एक बात कही कि इसका एक नाम कार्बोलिक अम्ल भी होता है। इसमें प्रतिरोधीय गुण होता है, एंटीसेप्टिक। कार्बोलिक अम्ल जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में आएगा कि एक और ऐसा नाम सुना था, जैसे ये नाम एक आता है H2CO3, ये होता है कार्बोनिक अम्ल। और इससे मिलता जुलता एक शब्द जो आपने कई बार पढ़ लिया, RCOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए नामों में ये कार्बोलिक है, ये कार्बोनिक है, ये तो कार्बनिक यौगिक ही नहीं है दरअसल, ये तो अकार्बनिक अम्ल है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो फिनोल को हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। और फिनोल के जो मेथिल व्युत्पन्न थे ये मैं बता रहा था आपको। बता सकते थे आप दलवीर सिंह? क्या नाम बताया था मैंने इसका? कैसे शुरू, कैसे? हाँ, ऑर्थो मेटा पैरा तो है ही, ये तो ऑर्थ होता ही 1 2, ये तो बताया हुआ है आपको। ये 1 3 मेटा है, ये पैरा है। मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। इसका मैंने नाम बताया था आपको, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल
और पैराक्रिसोल। क्या आप इसका दूसरा नाम भी बता सकते हैं? ममता मेघवाल, दूसरा नाम बता सकते हैं इसका? ये बता, चलो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, प्रतिस्थापी कौन सा है? OH क्रियात्मक समूह है। और प्रतिस्थापी कौन सा है? मेथिल है। ठीक है, पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, क्रियात्मक समूह को लिखेंगे? प्रतिस्थापी को लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम अपन ये भी लिख सकते हैं 2-मेथिल-फिनोल। यहां से अंकन हो जाएगा क्योंकि क्रियात्मक समूह OH वाला है। इसका क्या हो जाएगा? 3-मेथिल-फिनोल, इसका 4-मेथिल-फिनोल। अब ये बात आपके समझ में आ गई। अब आप इसे कार्बन गिनिए तो आपको पता चलेगा जैसे 7 कार्बन है, 6 तो हो गए ना बेंजीन वाले। एक ये 7। हाइड्रोजन कितने इसमें? देखिए वैसे C6H6 होता है, जहां कोई भी समूह जुड़ा है वहां पर एक H कम करना है, तो मूल संरचना में तो क्या रह गया? C6H4 रह गया। 4 1 5 और 3 8 H8O। अब मान लीजिए यही जो आपको आ रहा है ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, और किसी कंपटीशन में आपको पूछ लिया कि C7H8O के आप समावयव बनाइए, तो आप जब अभ्यास नहीं है, जिसका अभ्यास है उसको पता होता है कि ये पास में आ गया ना, ये देखो यहाँ अंतर बहुत कम है। जब कार्बन और हाइड्रोजन संख्या में अंतर बहुत कम होता है तो पहला दिमाग आपका होना चाहिए कि जरूर ये बेंजीन वलय का कोई यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक है। ये संख्या ना जो लगभग बराबर आ रही है, इससे पता लगता है। यहाँ 13 14 12 11 होता तो आपको लगभग ये आइडिया होता है कि या तो साइक्लो यौगिक है या अचक्रीय है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये संख्या एकदम पास पास आ रही है, इसका अर्थ हुआ कि एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो आपको पहले बेंजीन वलय बनानी है। फिर आप कहेंगे भाई बेंजीन वलय 6 होते हैं, यहाँ 7 है, एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन का सबसे छोटा समूह मेथिल ही होता है। मेथिल लिखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि एक O की भी कमी रह गई। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ऐसे यौगिकों के नाम, और जब आप ये 3 समावयव बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये यौगिक है, ये देखिए कैसा यौगिक, क्या नाम हो जाएगा इसका? जब आपको ये संरचना आ जाए कि ये संरचना बेंजील संरचना है, बेंजील, बहुत बार बताइए ये, तो ये हो जाएगा बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल, ये फिनोल नहीं है, देखो फिनोल नहीं है, बेंजील एल्कोहल है। और बेंजील एल्कोहल है तो इसका जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो इसमें जनक यौगिक मेथेनॉल को मानेंगे, या ये कह सकते हैं ये जैसे एरोमेटिक यौगिक है वैसे ये एलिफेटिक यौगिक होगा, और इसलिए इसका नाम होगा फेनिल मेथेनॉल IUPAC में। क्यों हुआ? क्योंकि मेथेनॉल इसका जनक यौगिक है दरअसल, और मेथेनॉल से एक H हटा करके उसके स्थान में फेनिल जोड़ा है, इसलिए बेंजील एल्कोहल का नाम फेनिल मेथेनॉल भी होगा। क्या होगा? फेनिल मेथेनॉल। अब देखिए इसका मतलब 3 तो ये थे, चौथा ये बन गया। इसी तरह से आपको ये बताया था मैंने कि एल्कोहल, अब चूंकि ये एल्कोहल हो गया ये, और ये बात भी मैंने बोली एल्कोहल उदासीन होता है, फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल अपन पढ़ेंगे कि एल्कोहल अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, फिनोल अनुनाद प्रदर्शित करता है। फिनोल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने से फिनोक्साइड आयन बनता है, वो भी अनुनाद प्रदर्शित करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल जैसे ये क्वेश्चन दिया था मैंने C4H10O, और ये मैंने बताया था कि CnH2n+2O ये 2 यौगिकों का सूत्र है, एल्कोहल
और दूसरा किसका, ईथर। एल्कोहल और ईथर दोनों का सूत्र है ये। इसलिए बहुत से विद्यार्थियों ने एल्कोहल तो बना दिए, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, लेकिन ईथर नहीं बना पाए। ईथर क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि चलो वो कह सकते हैं सर अभी तक आपने पता ही नहीं, लेकिन मैं चूंकि रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैं अपेक्षा कर रहा था कि आपको ईथर के बारे में आएगा। नहीं है कोई बात नहीं, सीख लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आपको ये पता है कि एल्कोहल है तो इसका ईथर समावयवी भी ये बन जाएगा, देखो। और इसको हम बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल, एनिसोल का एक नाम मेथिल फेनिल ईथर। क्या नाम हो गया? मेथिल, ये मेथिल है, ये फेनिल है, ईथर। और इसका नाम मेथोक्सीबेंजीन भी लिख सकते हैं। मेथोक्सीबेंजीन लिख सकते हैं। मेथोक्सीबेंजीन क्या लिख सकते हैं? मेथोक्सीबेंजीन। तो एक छोटी सी बात जो मैं आपको कह रहा था कि जब आप लोगों ने क्रिस्टोल के बारे में पढ़ा, और क्रिस्टोल के बारे में पढ़ने के साथ आप जब ये समझ जाते हैं कि C7H8O सूत्र है, तो आराम से ठंडे दिमाग से 3 तो बन गए ऑर्थो मेटा पैरा क्रिस्टोल, एक बन गया बेंजील एल्कोहल, एक बन गया एनिसोल। सबका अणुसूत्र एक ही है, तो अणुसूत्र एक होता है वही समावयवी भी है। तो एक क्वेश्चन जो C7H8O से बनता है, ऐसे क्वेश्चनों की आप पहचान करें। थोड़ा सा जरूरी क्या होता है कि हम उस बात को जानते हैं लेकिन पूरा गौर नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जैसे आपको बताया था इस यौगिक के बारे में, एथिलीन ग्लाइकोल है ये। एथिलीन ग्लाइकोल, डायोल है, डायोल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एथेन 1,2 डायोल। और ये मैंने कहा था इसको डायोल शब्द बोलते हैं, डायोल, दोनों शब्द इसके। इसी तरह से ग्लिसरीन का बताया था मैंने, ग्लिसरीन और ग्लिसरोल एक ही बात है। क्या नाम हो जाएगा? ग्लिसरीन या ग्लिसरोल का नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल या ट्रायोल, दोनों शब्द लिख सकते हैं। वैसे क्या है ये? ग्लिसरीन या ग्लिसरोल, ग्लिसरीन या ग्लिसरोल। बेंजीन वाले पे 2 जुड़ जाए OH, तो आपको पता है 2 जुड़ने का मतलब हो गया 3 समावयवी। क्लियर है? ऑर्थो मेटा और हाँ तीसरा कौन सा? पेरा। शाबाश, पेड़ा खाड़ांगी थरागी जी में, पेड़ा सबने याद रहे। अरे पेड़ा नहीं, पेरा है, पेरा। ऑर्थो मेटा पेरा। केटेकोल, रिसोर्सिनोल, और क्विनोल, ये इनके प्रचलित नाम है। वैसे आप ये नहीं याद रहे तो भी एक बार बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4
डायोल। कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल। अब देखो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। आपने ये तो पढ़ लिया, नाम लिख दोगे, बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, ये सब लिख दोगे। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ जाए C6H6O2 के समावयवी बनाइए, तो कई बार आप अटक जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, जब कार्बन और हाइड्रोजन पास पास आ रहे हैं तो आप आइडिया लगा लेना कि जरूर एरोमेटिक यौगिक है। 2 की संभावना कहाँ कहाँ होती है? 2 वाले, या तो आपने पढ़ा अम्ल, पढ़ा ना अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका आपको बताया था सूत्र भी, CnH2nO2। अब यहाँ से आपको जो 2n, आप कहेंगे 2n तो है ही नहीं, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन है, तो ये आउट हो जाता है, अम्ल और एस्टर आउट हो गया। इसका मतलब है ये डाइयोल है। C6H6O2 के समावयवी है कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। 1-2 क्रियात्मक समूह आपके बच गए थे। अपन अगले क्रियात्मक समूह पर आ जाए पहले तो ज्यादा सही रहेगा। एमीन, ये सब जानते हैं आप। अमोनिया, अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है? अमोनिया की प्रकृति, भाई ये तो दिख रहा है क्या आपको? एमीन दिख रहा है? चलिए, अमोनिया के बारे में बताया था मैंने, क्षारीय प्रकृति होती है, नाइट्रोजन sp3 संकृत अवस्था में होता है, बंद कोण 106 डिग्री 45 मिनट होते हैं, पिरामिडीय ज्यामिति होती है, नाइट्रोजन का ये हाइड्राइड है, ठीक है ना? ये सारी बात आपको पता है। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अब तो आपको पता चल गया एल्किल का मतलब क्या होता है, आर, और एरिल का मतलब AR। एरोमेटिक है तो एरिल बोलते हैं, जैसे फेनिल, फेनिल एक एरिल समूह है, लेकिन मेथिल एथिल एल्किल समूह है। तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। लेकिन एमीन को फिर 3 भागों में बांट देते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। कितनी कितनी? 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एमीन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शब्द हम बोल रहे हैं, इसका मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन से नहीं है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। यदि हम ये माने कि एल्किल समूह जुड़ा, मान लीजिए एल्किल मान लेते हैं कि अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न है, तो ये प्राथमिक एमीन है, RNH2। 2 जुड़ जाए तो द्वितीयक, और 3 जुड़ते ही तृतीयक, RNH2। इसका मतलब प्राथमिक एमीन का जो क्रियात्मक समूह हुआ है NH2, क्या है? NH2। द्वितीयक एमीन का क्या होगा? NH, और तृतीयक एमीन का हो जाएगा N। यदि कोई सूत्र है NH2 आ रहा है, इसका मतलब प्राथमिक एमीन। इन समूह का नाम भी है, इसको बोलते हैं एमिनो, इसको बोलते हैं इमिनो, और इसको बोलते हैं तृतीयक नाइट्रोजन परमाणु। मैं क्या कह रहा हूं? एमीन समझ, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है निखिल, ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है यार। अमोनिया का, इसको ऐसे समझ लो, यदि मोनो एल्किल व्युत्पन्न है,
मोनो एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को प्राथमिक एमीन कहते हैं। यदि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हट गया, मोनो का मतलब यही है, एक एच हट गया और उसके स्थान पर आर या ए आर आ गया, एक एच हटना है। कितने एच हटने हैं? एक। तो वो प्राथमिक एमीन है। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा प्राथमिक एमीन के लिए, देखो एक आर जोड़ा है, एक आर, ए आर भी जुड़ सकता है, तो ये हो गया प्राथमिक एमीन। इससे ये जो बात है इसकी यहीं से क्लियर हो जाती है, अमोनिया के मोनो एल्किल या मोनो एल्किल। अब बताओ द्वितीयक एमीन किसे कहेंगे? तो आप यहां पर आप समझ जाएंगे कि अमोनिया के, यहां मैंने लिखा डाई, तो ये हो जाएगी द्वितीयक एमीन। यहां देखो आप, ये देखो 2 लिख दिया आर, इसका मतलब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन 2 एल्किल या एरिल समूह के द्वारा हट गए, 2 एल्किल या एरिल समूह से हट गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो गया द्वितीयक एमीन। और तृतीयक एमीन का मतलब है, यहां यदि मैं इसको 3 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। इसका मतलब होता है यदि अमोनिया से एक एच हट के एक आ रहा है तो प्राथमिक, 2 एच हट के 2 आर आ गए द्वितीयक, 3 हट के 3 आ गए तो RnH2 R2NH R3N, ये समझ लो आप। जो 1 डिग्री एमीन है, एल्केनेमीन, तो अनुलग्न क्या लगेगा? एमीन ही लग गया। समझ गए? 1 डिग्री में क्या होगा? अनुलग्न एमीन, और पूर्व लगन लगाना है एमिनो। क्या लगता है? एमिनो। 1 डिग्री एमीन को आईपीसी में एल्केनेमीन कहेंगे। 2 डिग्री एमीन है क्या बोलेंगे? एन एल्किल। देखो एन स्मॉल नहीं है यहाँ पर, ये जो एन है ये नाइट्रोजन वाला एन है भाई। किसका? नाइट्रोजन। अब नाम लिखेंगे तो आपके थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला एन है। और 3 डिग्री यदि एमीन है, एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन कहते हैं। देखिए 1 डिग्री क्या हो गया? RnH2, 2 डिग्री क्या हो गया? R2NH, 3 डिग्री क्या हो गया? R3N, और इसको बोलते हैं एल्केनेमीन। इसको जो द्वितीयक एमीन उसको क्या बोलेंगे? एन एल्किल एल्केनेमीन। तृतीयक एमीन को एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन। इसमें प्राथमिक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जनक श्रृंखला देखनी है अपने को। इनमें जब 2 समूह जुड़े होंगे, क्योंकि डाई का मतलब क्या है? 2 है, तो ज्यादा कार्बन वाली जनक होगी। ज्यादा तो आपको समझ में आ रहा है, एक मेथिल एक एथिल है, तो जनक कौन सा हो जाएगा? मेथिल होगा, एथिल होगा? स्वाभाविक एथिल होगा। इसी प्रकार से 3 डिग्री में भी यही है। ये डिग्री बुखार नहीं है। आप सोचते 1 डिग्री बुखार हो गई, 2 डिग्री बुखार हो गई, कोरोना से वैसे भी डरते हैं, बुखार का मामला है। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। और प्राथमिक एमीन को क्या कहेंगे आईपीसी में? एल्केनेमीन। द्वितीयक एमीन को क्या बोलेंगे आईपीसी में? एन एल्किल। यहाँ पर एरिल शब्द आ जाएगा, एन एल्किल एल्केनेमीन। और तृतीयक एमीन को बोलेंगे एन एन डाई एल्किल
एल्केन एमीन। एक बात और जो खास तौर से समझिए आप कि 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन का सामान्य सूत्र CnH2n+3n होता है। अतः ये परस्पर क्रियात्मक समावयवी होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+3n होता है। इसलिए ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? क्रियात्मक समूह हो गए। तो अभी मैंने आपको एमीन के बारे में बताया, 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है। इसमें आईपीसी में इसको क्या बोलते हैं? एल्केन एमीन, एन एल्किल एल्केन एमीन, एन डाई एल्किल एल्केन एमीन, और सामान्य सूत्र होता है CnH2n+3n। 5 मिनट का आपको मैं गैप देता हूं और फिर लौट के आता हूं और फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स पे करूंगा और आप तब तक इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए और इसके बाद अपन अगला लेसन स्टार्ट करते हैं।